और ऑब्वियसली जब आप किसी भी डाइस को थ्रो करेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है, या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। और आपने 3 डाइस ली हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूँ, सेकंड आप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 डाइस थ्रो करने के बाद उसका सम आपको 10 चाहिए। तो मान लो पहली डाइस में x1 आया, दूसरी डाइस में x2 आया और तीसरी डाइस में x3 आया और उसका सम कितना आ गया 10। अब आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है x1 x2 या x3 नंबर आना, वो 1 2 3 4 5 या 6 में से कुछ भी आ सकता है। इसका मतलब आपको जो कोफिशिएंट इस बार पिक करना है वो x की पावर 10 का ही लेना है। वो भी किस में लेना है आपको, x प्लस एक्स स्क्वायर से लेके x की पावर 6 और उस पूरे की पावर 3, ये 3 बार है। बस इतना काम आपको करना है। अब ये तो जीपी बन गई, आपको दिख ही रही होगी। 1 माइनस एक्स की पावर 6 इन क्यूब और 1 माइनस एक्स की पावर -3। इसमें अपने को कोफिशिएंट किसका लेना है, एक्स की पावर 10 का। दिख रहा है कि नहीं सबको? अरे हाँ ये ना। यस सर। अच्छा, अब जब इसका एक्सप्रेशन ओपन करके लिखेंगे तो बनेगा 1 माइनस 3 एक्स की पावर 6। बोलो भाई। तो 3c1 प्लस 3c2 3x की पावर 12 और माइनस एक्स की पावर 18। और ये आएगा 1 माइनस एक्स की पावर -3। इस पूरे में अपने को किसका कोफिशिएंट लेना है, 10 का। जब यहाँ से 1 लोगे तो यहाँ से 10 लोगे, तो 3 प्लस 10 माइनस 1 c10। और जब यहाँ से 6 लोगे तो यहाँ से क्या लोगे, 4, तो 3 प्लस 4 माइनस 1 c4। 12 के बाद कोई कोफिशिएंट आएगा नहीं, यही आपका आंसर हो गया। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है भाई? अरे हाँ है ना। 12c10 माइनस 3 इंटू 6c4, यानी कि 12 इंटू 11/2 माइनस 3 इंटू 6 इंटू 5/2। 66 माइनस 45, यानी फाइनल आंसर कितना आया, 121 बेस। पहला आंसर सबको समझ में आया भाई? फर्स्ट आंसर कितना आ रहा है, 21 बेस। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको, बोलो भाई। अरे हाँ या ना, बोलो भाई। पहला आंसर सबको क्लियर हुआ? यस सर। सेकंड का आंसर बोलो अब जल्दी से। पहला नोट कर लो, सेकंड का आंसर सोच के बताओ। सम पहले वाले में सम 10 चाहिए था, दूसरे वाले में सम चाहिए 11। तो बस अंतर कहाँ आएगा, x की पावर किसका कोफिशिएंट लेना होगा, 11 का। बस वही ले लो। C11 5 माइनस 1 C5, यही आपका आंसर होगा। चेक कर लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। क्या आंसर 15 आ रहा है, बोलो। देख लीजिएगा, कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बताइए। अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, हाँ या ना? देख लीजिए, किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो। क्या भाई, लॉजिक क्लियर हुआ सबको?
अरे हाँ है ना, देखिए यस सेकंड सर। आंसर सबका 15 वेज आ रहा है। अब यहीं पे अगर सम 12 चाहिए हो या सम 17 चाहिए हो तो आप सॉल्व कर लोगे कि नहीं बताओ। 17 चाहिए तो x की पावर 17 का कोफिशिएंट निकाल लेंगे इन सेम एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ कि नहीं भाई, बोलो। यस सर। समझ गए ना सब लोग, किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बताओ। तो इसमें भी वही मल्टीनॉमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट लग गया, उसी को आपने सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि जो 3 नंबर आपने लिए थे इसका कंस्ट्रेंट आपको पता था कि ये 1 से 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो बस वह x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब से लेके x की पावर 6 तक का सम लेके उसकी पावर 3 किया, इसी में जो सम चाहिए उसका कोफिशिएंट निकाल लिया। 10 चाहिए तो x की पावर 10, 11 चाहिए तो x की पावर 11। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आगे बढ़े तो बोलो भाई। वेरी गुड। अब आइए, नोट कर लिया ना सबने, बोलो भाई, नोट कर लिया। यस सर, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी मल्टीनॉमियल का यूज होता है। एबीसीडी 4 नंबर है, चारों इवन नेचुरल नंबर है, ध्यान रखिएगा, और इनका सम जो है 24 है। तो कितने तरीके से ऑर्डर्ड पेयर एबीसीडी आप बना सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 24 ही चाहिए, बट कंडीशन ये है ए भी एक इवन नेचुरल नंबर है, बी भी एक इवन नेचुरल नंबर है, सी भी एक इवन नेचुरल नंबर है, और डी भी एक इवन नेचुरल नंबर है। जहाँ पे n1 n2 n3 और n4 जो हैं इवन नेचुरल नंबर हैं, तो सब 1 या 1 से ग्रेटर होंगे, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। यही तो है। अब जैसे आप इवन नंबर्स उठा के रखेंगे तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 का सम 12 आएगा। अरे हाँ है ना। और जहां पर आपको क्या पता है n1 n2 n3 और n4 सब 1 या 1 से ग्रेटर है, तुरंत आप इसको क्या चेंज करेंगे, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 चेंज करके इसको क्या लिख देंगे 8, और इसमें ही नंबर ऑफ वेज निकाल लेंगे। ये कैसे लिख रहा हूं मैं, 8 समझ में आ गया ना सबको। अरे हाँ है ना, याद आया कि नहीं भाई। सर ये 12 आंसर बता इज दीजिए कैसे लिखें। 11C3। हाँ भाई, कोई कुछ कह रहा है, हाँ। सर ये n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 इज इक्वल टू 12 कैसे लिखा। बेटा ए बी सी डी की वैल्यू कितनी है ये सर आ गया। भाई, ए की जगह बी की जगह सी की जगह डी की जगह रख दिया। ये अब सर आ सारे गया। 1 से ग्रेटर हैं। अरे हाँ या ना। तो ये n1 सर आ गया। माइनस 1 को नया कांस्टेंट कैपिटल n1 मान लिया, फिर n2 माइनस 1 n3 माइनस 1 n4 माइनस 1, उसी को रिप्लेस कर दिया। ये तो टेक्निक याद है ना। अरे हाँ या ना यस भाई, सर। यस सर। इसी से आप नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। लिख लो, नहीं तो पता चला याद ही नहीं रहा। वैसे तो ये डायरेक्ट रिजल्ट भी आप लगा सकते हो, और ये सब किससे ग्रेटर है, 0 से। बस नंबर ऑफ वेज यहाँ लगा देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाए। इसी को सिंप्लीफाई कर दो, तो 11 10 9 बाई 3 इंटू 2 3 5, आंसर 165 आ गया। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई, हाँ या ना जवाब दो। अरे हाँ या ना, क्या ये यस सर। प्रोसेस सभी को समझ में आया, हाँ बोलो भाई। प्रोसेस सभी को क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात बोलेगा। तो ये मल्टीनॉमियल कैसे यूज हुआ ये दिखा, बोलो भाई। यस सर। चलिए, क्वेश्चन समझ गए होंगे सब लोग, नहीं। अब इसी क्वेश्चन में छोटा सा चेंज कर रहा हूं मैं, आपको उसका आंसर मुझे सॉल्व करके बताना है। चेंज ये है कि अभी तक आप इवन निकाल रहे थे, अब आपको निकालना है ऑड नेचुरल नंबर। ABCD जो है ना वो है ऑड नेचुरल नंबर, और अब आपको आंसर बताना है। थिंक एंड सॉल्व। इवन वाला आंसर आपने लिख ही लिया, ऑड वाले का आंसर बताइए जल्दी से।
बस अब आप ए को क्या लिखेंगे, 2n+1, बी को क्या लिखेंगे, बोलो भाई, बस उसी के हिसाब से सिंप्लीफाई कर देंगे। 2n+1 भी लिख सकते हो, 2n+1 लिखोगे तो n 0 या 0 से बड़ा हो जाएगा। तो जल्दी से क्वेश्चन कैलकुलेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो भाई, सेकंड वाले का आंसर बोलो। थिंक एंड सॉल्व। समझ में आया भाई, कर रहे हैं कि नहीं सॉल्व, बोलिए भाई, सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। हाँ भाई, सॉल्व कर रहे हो। ए को क्या लिखा, 2n1+1, बी को क्या लिखा, 2n2+1, सी को क्या लिखा, 2n3+1, और डी को क्या लिखा, 2n4+1। जहाँ पे n1, n2, n3, n4 सब ग्रेटर देन 0 है। अब जैसे ये चारों वैल्यूज आप उठा के रखेंगे तो आपको पता है कि a + b + c + d कितना है, 24। 4 - 22 हाफ, तो यहाँ से n1 + n2 + n3 + n4 कितना आ जाएगा, 10। तो नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 10 + 4 - 1 c 4 - 1। आंसर अभी भी कितना आया, 13c3। 13C3। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। क्या ये आंसर सबको समझ में आया, 13c3, बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि नहीं भाई, मल्टीनॉमियल का यूज इसमें भी समझ में आया कि नहीं, बोलो। अरे हाँ या ना भाई, हाँ सर। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। गुड। अब हम आते हैं इस पे, इसमें भी मल्टीनॉमियल का यूज होता है इस टाइप की सिचुएशन में भी। कैसे होता है, बस ये चीज अपने को समझनी है। एक्स वाई जेड जो है वो भी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं, जहाँ पे एक्स वाई जेड का जो प्रोडक्ट है वो 3000 होना चाहिए। सही है, चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं करता हूँ, फिर अगला दूंगा, वो आप सॉल्व करिए। तो इसमें क्या है, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर होगा, उन तीनों का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो वो 3000 आना चाहिए। अच्छा, अगर आप 3000 को ध्यान से देखो तो आप 3000 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर आएगा, कुछ 3 की पावर आएगा और कुछ 5 की पावर आएगा, बोलो भाई। तो अगर आप ध्यान से देखो, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 की पावर शायद 1 ही आ रहा है ना, 1000 बचेगा। 1000 का मतलब हुआ 25 × 40, तो 2 की पावर 3 आएगा और 5 की पावर भी 3 आएगा। देखिए, यही तो आ रहा है। यस सर। देख लीजिए, किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो यही आएगा ना, देखो भाई, 2 की पावर 3 आ रहा है, 3 की पावर 1 आ रहा है और 5 की पावर 3 आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो प्रोडक्ट है ये एक्स वाई जेड के बराबर है, तो ऑब्वियसली जो एक्स नंबर होगा उसमें भी कुछ 2 की पावर होगी, कुछ 3 की पावर होगी, अरे हाँ है ना, और कुछ 5 की पावर होगी। जो वाई नंबर होगा उसमें भी कुछ 2 की पावर होगी, कुछ 3 की पावर होगी, कुछ 5 की पावर होगी। और जो जेड नंबर होगा उसमें भी कुछ 2 की पावर होगी, कुछ 3 की पावर होगी और कुछ 5 की पावर होगी। जैसे आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर में आएगा a1 + a2 + a3,
3 की पावर में आएगा b1 प्लस b2 प्लस b3 और 5 की पावर में आएगा c1 प्लस c2 प्लस c3। अच्छा xyz किसके बराबर होगा? 3000 के। थ्री थाउजेंड मतलब 2 की पावर का सम 3 होना चाहिए, 3 की पावर का सम 1 होना चाहिए और 5 की पावर का सम 3 होना चाहिए। मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 जो है वो 3 बनना चाहिए, b1 प्लस b2 प्लस b3 जो है वो 1 बनना चाहिए, c1 प्लस c2 प्लस c3 जो है वो 5 बनना चाहिए। अच्छा, जो आपने ये पावर लिखी है a1 a2 a3 b1 b2 b3 या c1 c2 c3 की, ये सारी पावर्स पॉजिटिव इंटीग्रल्स होंगी कि नहीं? बोलो भाई। ये सारी पावर जो हैं a1 Yes, b1 c1 वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे कि नहीं? yes sir. यस a1 सर होंगे। a3 ले लो, चाहे b1 b2 b3 ले लो और चाहे c1 c2 c3 ले लो, सब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होंगे कि नहीं? हाँ या ना जवाब दो। अरे हाँ या ना। तो इसको जितने तरीके से लिख सकते हो, कितने तरीके से लिख सकते हो? 3 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। इसको कितने तरीके से लिख सकते हो? 1 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। इसको कितने तरीके से लिख सकते हो? 5 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। यानी टोटल वेस कितने हो गए आपके? बोलो। 5c2, बोलो भाई। 3c2 7c2। 3c2 एंड 7c2, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? 5c2 10 हो गया, 3c2 3 हो गया और 7c2 कितना हो गया? 21। 21। अरे हाँ है ना, बोलिए भाई। देखिए कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। सर जहाँ पर C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल 5 है, वहाँ पर 3 होगा। अच्छा, ये 3 होगा। ये वाला कितना आएगा? 3 प्लस 3 माइनस 1, मतलब ये वैल्यू 5 से आएगी तो ये भी होगा। 5c2 ये भी होगा। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 300। क्या क्या लॉजिक अपने को समझ आया क्वेश्चन का? ये बताओ। अरे हाँ या ना, बोलो भाई। क्वेश्चन का लॉजिक सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो अपनी बात बताएंगे। लॉजिक समझ में आ गया सबको? इस टाइप की सिचुएशन को कैसे डील करना है हमें मल्टीनॉमियल लगा के? बोलो। चलिए, Yes sir. अगर ये समझ में आ गया तो इसका आंसर चाहिए। x1 x2 x3 60 है, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे। क्विक। हाँ भाई, सॉल्व कर रहे हैं सब लोग? सर 1 मिनट हो रहा है। ये चीज तो इसमें भी सेम आ जाएगी। और ये चीज भी एकदम सेम आ जाएगी। सिक्सटी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने लिखा होगा 2 स्क्वायर
3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। बस फिर तो क्वेश्चन हो ही गया। सर ऑप्शन बी 54। 54 आ रहा है ऑप्शन सर। बी, ये हो जाएगा 2, ये 1, ये 1, तो टोटल वेज जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 2 + 3 - 1 C2, 1 + 3 - 1 C2 एंड 1 + 3 - 1 C2। हाँ है ना, इसका मतलब 4 C2, 3 C2, 3 C2, यही आ रहा ना। यस सर। तो 4 C2 का मतलब हो गया 6, यस सर। 9, आंसर इज 54। देखिए भाई, सबने ऐसे ही सॉल्व कर लिया होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व करने की सिचुएशन में होंगे, हाँ या ना बोलो भाई। क्या मल्टी नॉर्मल यूज करके हम इस टाइप की सिचुएशन को डील कर लेंगे, बोलो। अब इसी में 4 नंबर आ जाएंगे तो उससे भी घबराने की जरूरत नहीं, 5 आ जाए, x1 x2 x3 x4 x5, तो भी आप इस तरह की सिचुएशन डील कर लेंगे ना सब लोग। यस सर। चलिए वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, दो कॉन्सेप्ट एक ही साथ इसमें इन्वॉल्व कर लिए गए। देखो x1 + x2 + x3 + x4 + x5 22 है, x1 x2 x3 का सम 5 है और x1 x2 x3 सब पॉजिटिव है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आपको बताने। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल x3 x5 के कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है अगर x1 x2 x3 5 मेंटेन है, ये आपको बताना है। तो लॉजिक वाइज तो सिंपल ही है भाई, हमें x1 + x2 + x3 + x4 + x5 22 दिया हुआ है और x1 x2 x3 कितना ये बता दिया गया है, कितना है भाई 5 है। तो यानी कि x4 + x5 कितना मेंटेन करना है अपने को, बोलो 17। 17। अरे हाँ है ना, तो इसका मतलब अपने को x1 + x2 + x3 को 5 रखना है हर बार। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, क्योंकि x1 x2 x3 सब पॉजिटिव ही है, तो नंबर ऑफ वेज कितने आ गए 5 + 3 - 1 C 3 - 1। अब हमें x4 + x5 के सोल्यूशन और बताने हैं, वो भी 17 मेंटेन करना है, बट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस चाहिए। यानी x4 किससे ग्रेटर होना चाहिए, 1 या 1 से, x5 भी 1 या 1 से ग्रेटर, यानी कैपिटल X4 + कैपिटल X5 को कितना करेंगे 15। तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे 15 + 2 - 1 C1। अरे हाँ या ना बोलो, तो टोटल वेज कितने हो गए। क्या लॉजिक समझ पा रहे हो जो मैं कर रहा हूँ, अरे बोलो भाई। 7 C2 तो हो गए x1 + x2 + x3 को लिखने के तरीके, अरे हाँ या ना, और 16 C1 इसको लिखने के तरीके कितने हो गए 16। अरे बोलो भाई, जी सर। फाइनल आंसर कितना आ गया 7 C2 × 16। 7 C2 कितना होता है 21। आंसर इज 336 वेज। कितने लोगों को समझ आया भाई पूरा कैलकुलेशन, बोलो। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ, क्या तरीका समझ में आया, हाँ या ना बोलो। x1 + Yes, x2 sir. + x3 को 5 कर लिया, 5 उसको मेंटेन कर दिया, बाकी को उठा के अरेंज कर दिया। देख लीजिए, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। तो इसमें भी आप मल्टी नॉर्मल का यूज कर सकते हैं, कैसे यूज किया ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आता है मल्टी नॉर्मल पर बेस ये वाला एक क्वेश्चन, इसको भी देखिए। इसमें दो केस एक साथ इन्वॉल्व हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ XYZ < 30 होता और नॉन नेगेटिव सोल्यूशन चाहिए होते तो आप आराम से कर लेते। अगर ये = 30 होता तो भी आप आराम से कर लेते, बट यहाँ पर 3x करके यहाँ पे < = 30 कर दिया है, तो दो सिचुएशंस को साइमल्टेनियसली डील करना है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। डील करने का तरीका एकदम सिमिलर है, जैसा आपने सीखा है वैसा ही लगाना है, ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं करना है।
हाँ भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन का तरीका समझ में आ रहा है सबको? सेम अप्रोच पे जाना है। तो लेस देन आर इक्वल टू को हटाने के लिए सबसे पहले वो टी इन्वॉल्व कर लेंगे। समझ पा रहे होंगे भाई? लेस देन आर इक्वल टू हटाने के लिए किसको इन्वॉल्व कर लेंगे? टी को। पहला स्टेप। अच्छा, आपको ये तो कहा ही गया है कि y नॉन नेगेटिव है, जेड भी नॉन नेगेटिव है, टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो नॉन नेगेटिव हो गया। x में छोटा सा कंस्ट्रेंट है कि भाई x की वैल्यू आप क्या ले सकते हो? 3 का मल्टीपल ही ले सकते हो, खाली 1 2 3। तो कहाँ से कहाँ तक ले सकते हो? 0 1 2 से लेके मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो? 10 तक। बाकी सब में सेम कंस्ट्रेंट है, ये है। तो अब इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है? 3x को आप इधर भेज देते हैं। अरे हाँ है ना, याद आया सबको? Yes, sir. तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? y प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 30 माइनस 3x, और इसी के नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं। तो बताओ नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? याद आया? r इक्वल टू 0 से लेके 10, 30 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 3r c2। यानी आंसर कितना आ गया इसका? बोलो भाई। r इक्वल टू 0 से 10 कितना हो गया? 32 माइनस 3r c2। अब बस r की वैल्यू रखते चले जाइए, आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को लॉजिक समझ में आया भाई? यही तो है तरीका, याद आ गया? Yes, तो बस सीधा सिंप्लीफाई कर दिया, सीधा आंसर लिख दिया। अब बस इसी में बस r की वैल्यू वेरी कराएंगे, सबको उठा के ऐड कर देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या ये टेक्निक अपने को समझ में आई? बताओ भाई, देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। अरे हाँ या ना? Yes, sir. चलिए, ये बात क्लियर हो गई। तो अब इस तरह के, अब मल्टीनॉमियल में किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप करने की हालत में रहेंगे। अरे हाँ या ना बोलो भाई। समझ पा रहे होंगे सारी चीजें? कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बोलो। no, sir. पक्का? चलिए, यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आ गई। तो अब इस तरह की कोई भी सिचुएशंस आएगी तो हम उसको डील कर लेंगे। एक क्वेश्चन आया था लास्ट टू लास्ट ईयर एडवांस में, ये रहा, इसको भी जरा करना था। इसका आंसर था 12C4। ये एडवांस 20 का क्वेश्चन था, थिंक एंड सॉल्व। इसके बाद ही एपी वाला क्वेश्चन करेंगे, है ना? पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस एपी वाले क्वेश्चन पे आएंगे। चलो, ये तो हो गया। अब आइए जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये लीजिए, थिंक एंड सॉल्व। An engineer is required to visit a factory for exactly 4 days during the first 15 days of every month. It is mandatory that no two visit takes place on consecutive days. मतलब लगातार 2 दिन उसको विजिट नहीं करनी। Then the number of possible ways in which he visit the factory can be made the engineer during 1 to 15 June 2021। मतलब स्टार्टिंग के 15 डेज में वो 4 दिन विजिट करेगा। तो वो 4 दिन कौन कितनी बार ऐसे वेज आप बना सकते हैं जो स्टार्टिंग के 15 में वो 4 बार विजिट करे, ये है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं क्वेश्चन भेजूं तो आपको सिंपल है, 15 ऑब्जेक्ट आपके सामने हैं, आपको 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, हाँ या ना? और ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे नहीं होने चाहिए? कंजिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो कितने तरीके से आप 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ये है क्वेश्चन। अरे हाँ है ना?
ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ गए क्या? मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को सेम देखें तो क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, सेम एज क्या, सिलेक्शन नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 ऑब्जेक्ट्स out of 15 objects when no 2 objects are consecutive। ये है थॉट प्रोसेस, सेम अप्रोच है, थिंक एंड सॉल्व। क्या करना चाहिए? सोच लीजिए आराम से। हाँ भाई, कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? अब देखो मल्टीनोमियल को अगर आप मैं समझाने की कोशिश करूं तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो 15 ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और आपको इसमें से 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने है कि नहीं? तो आप जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, मान लो आपने पहला ऑब्जेक्ट इसको सेलेक्ट किया, तो उसके पहले और अगला कम से कम एक गैप तो होगा ही 2 ऑब्जेक्ट के बीच में। अरे हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तीसरा ऑब्जेक्ट आपने मान लो ये सेलेक्ट कर लिया और चौथा ऑब्जेक्ट आपने मान लो ये सेलेक्ट कर लिया, सिचुएशन डन हो गई। देखना, तो पहले ऑब्जेक्ट के बीच में गैप हुआ x1, इन दोनों के बीच का गैप हुआ x2, इन दोनों के बीच का गैप हुआ x3, और इन दोनों के बीच का गैप हुआ x4, इन दोनों के बीच का गैप हुआ x5। अरे हाँ या ना? ये समझ में आया गैप? बोलो, क्या ये गैप अपने को समझ में आ रहे हैं? अरे हाँ या ना? यस अब ध्यान से सुनिएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ये x1 x2 x3 और x4 और x5 गैप्स हैं बिटवीन 4 सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, क्या इनका सम 11 होगा? क्योंकि 4 ऑब्जेक्ट हटा के ही तो गैप होंगे ये। बोलो, अरे हाँ है ना? जहां पर कंडीशन क्या इन्वॉल्व होगी, x1 की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है, बट x2 हमेशा 1 से बड़ा होगा, x3 हमेशा 1 से बड़ा होगा, x4 हमेशा 1 से बड़ा होगा, और x5 की वैल्यू 0 हो सकती है। बस इन्हीं को अरेंज कर दो। अरे हाँ है ना? तो x1 को तो x1 ही रहने दो, इसको कैपिटल x2 बना दो, इसको कैपिटल x3 बना दो, इसको कैपिटल x4 और इसको x5 बना दो, और यहाँ पर कितना 3 कम कर दो, बचा कितना 8। अब नंबर ऑफ वेज निकाल लो इसके। 8 + 5 - 1 c 5 - 1, आंसर इज 12 c 4 वेज। कितने लोगों को पूरी कहानी समझ में आई? अरे हाँ है ना? अरे हाँ या ना बोलो भाई, अब बोलो। यस क्या सर। लॉजिक क्वेश्चन का समझ में आया सबको? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। अरे हाँ या ना? कोई ऐसा जिसको ना समझ में आ रहा हो तो बताओ भाई। क्या है लॉजिक सबको क्लियर हुआ? कोई ऐसा जिसको ना समझ में आ रहा हो तो बोलो। सर ये x1 Yes, sir. ग्रेटर देन 0 कैसे हुआ? क्या बेटा? सर ये x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे लो हुआ? आपने पहला ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट किया तो उससे पहले गैप क्या है? 0 है। मान लो आप पहला ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट करते तो उससे पहले गैप क्या था? 1। तो x1 की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी ना। ओके और जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है, मान लो आप इसको सेलेक्ट कर लेते तो उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 0 हो जाते। अगर आप लास्ट वाला ऑब्जेक्ट ये सेलेक्ट करते तो 1 हो जाता। तो यानी
और बाकी ये दोनों क्या है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो उनके बीच में कम से कम एक का गैप तो होना ही चाहिए ना। तो x2 Yes, sir. x3 x4 ये हमेशा 1 से बड़ा होगा, बट x1 और x5 जो है ये 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। अब समझे Yes, कि sir. नहीं कहानी? समझ गए सर। देख लो भाई, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अरे हाँ या ना? Yes, sir. चलिए और बताइए, और किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। डन हो गया? क्वेश्चन का लॉजिक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सबको। अरे हाँ या ना? Yes, sir. डन है? आगे बढ़े? चलो, इसी क्वेश्चन को आप एक दूसरे मेथड से भी सोच सकते थे। अगर आप मल्टीनोमियल ना लगाते तो आप एक दूसरा मेथड भी सोच सकते हैं। सेम क्वेश्चन, अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता तो इसको सोचने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। सोचो जरा, कुछ और सोच सकते हो। देखो, आपको क्या करना है, 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 15 ऑब्जेक्ट्स। यही तो है सिचुएशन, बोलो। जिसमें से कोई भी दो ऑब्जेक्ट क्या हो, कंसेक्यूटिव ना हो। तो मैं ऐसे बोलूंगा, अगर इसमें से 4 ऑब्जेक्ट आप हटा दो, इसमें से आप 4 ऑब्जेक्ट हटा दो जो आपको सेलेक्ट करने हैं, है कि नहीं? तो बचे कितने आपके पास? बोलो भाई। 11 ऑब्जेक्ट्स। अब आप क्या करो, इन 11 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर दो। अरेंज होगा ये 11 ऑब्जेक्ट, इनके बीच में टोटल गैप्स कितने बनेंगे? 12. 12 गैप्स। इन 12 गैप्स में आप ये 4 ऑब्जेक्ट रख दो। अरे हाँ या ना? तो कितने तरीके से रख सकते हो? बोलो भाई। 12C4. 12C4. यही आ गया आंसर। वही वो 4, भाई मान लो आपने कोई भी 4 ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने थे आउट ऑफ 15। अरे हाँ या ना? तो आपने क्या किया, रिमेनिंग 11 ऑब्जेक्ट आपने रख दिए, उनके बीच के जो 12 गैप हैं उसमें कहीं भी ये 4 ऑब्जेक्ट रख दिए। तो बेसिकली मतलब क्या हो गया, 12 में से आपने 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। नहीं समझे? 12 पोजीशन में से आपने कोई भी 4 पोजीशन सेलेक्ट कर ली। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो भाई। Yes, sir. तो ये भी आप सोच सकते हो, दोनों तरीके हैं, जो आपको कंफर्टेबल लग रहा हो वैसे जा सकते हो। मेथड समझ में आ गया कि नहीं भाई? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अरे हाँ या ना? डन हो गया? इस तरह की अप्रोच क्लियर हुई? हाँ या ना बोलो भाई, आगे बढ़े फिर हम। Yes, sir. चल, ये अप्रोच होगी डन। अब हम बात करने जा रहे हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग नंबर 3 नंबर्स आर इन एपी आउट ऑफ n नंबर्स। वैसे तो क्वेश्चन में कह दिया गया है कि n इज ऑड है, बट इवन भी हो ऑड भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, दोनों के लिए आंसर निकाल लेंगे। वैसे अभी n ऑड है तो बात कर रहे हैं। आपको कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ n नंबर्स में से, जो नंबर्स एपी में। सही है? तो इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। मान लो 3 नंबर जो हमने लिए वो क्या हो गए, एपी में ए बी सी। अगर ये एपी में होंगे तो 2b हमेशा a प्लस सी के बराबर होगा। एम आई करेक्ट और नॉट? Yes, sir. आया ना? अच्छा, यानी a और c जो दो नंबर होंगे उनका सम हमेशा इवन आएगा। अरे हाँ है ना?
बोलो भाई। Yes, अब sir. अगर a प्लस सी का सम हमेशा इवन मेंटेन होगा तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो a और c दोनों ऑड हो जाएं या दोनों कैसे हो, इवन हो। बोलो भाई। और अगर a और c हम सेलेक्ट कर लेंगे तो b तो उसके हिसाब से आ ही जाएगा ना। अरे हाँ है ना। Yes, sir. b को हम सीधा a प्लस सी बाई 2 कर लेंगे तो b तो सेलेक्ट हो ही जाएगा। बोलो। यानी या तो हम कोई भी दो ऑड नंबर लें उसके हिसाब से b लिख दें, या हम कोई भी दो इवन नंबर लें उसके हिसाब से b लिख दें। बात समझ रहे हो कहानी क्या चल रही है। अब अगर आपके पास टोटल n नंबर्स हैं, टोटल n नंबर है, n कंसेक्यूटिव नंबर्स है। अरे हाँ है ना। नेचुरल नंबर है। तो मान लो पहला केस हमने ये ले लिया, n ऑड है। अगर n ऑड है तो कॉमन सेंस में मुझे बताना n ऑड में टोटल ऑड नंबर्स कितने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल चलो मान लो n की वैल्यू 21 है तो 11 नंबर ऑड होंगे और 10 नंबर कितने होंगे, इवन। ये बात कितने लोग समझे। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब अगर n ऑड हुआ तो n प्लस 1/2 ऑड नंबर्स होंगे और n माइनस 1/2 इवन नंबर्स होंगे। क्या ये बात आप लोगों को क्लिक की। अरे हाँ है ना। Yes, sir. आउट ऑफ n। अब a सेलेक्ट करो, पहला केस देखो दोनों नंबर ऑड ले लो, तो ऑड में से कोई भी दो नंबर ले लो, यानी n प्लस 1 सी n प्लस 1/2 में से कोई भी दो नंबर ले लो। यही तो है तरीका। बोलो। या तो a और c उनको आपस में अरेंज कर दो, क्योंकि ऐसा तो कहा गया नहीं कि ap इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ap तो कैसी भी हो सकती है। b लिखने का एक ही तरीका होगा, दैट इज a प्लस c/2। या फिर जो इवन नंबर्स हैं उनमें से कोई भी दो नंबर ले लो और उनको आपस में अरेंज कर दो इनटू, और दोनों को ऐड कर दो तो टोटल वेज आ जाएंगे। क्या है मेरी बात समझ पाए नहीं समझ पाए। अरे हाँ है ना। तो n प्लस 1 c2 प्लस n माइनस 1 c2 इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसी को सॉल्व कर दो तो n प्लस 1 c2 को, अरे n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 को अगर सॉल्व करो तो n प्लस 1/2 n प्लस 1/2 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। और ये आ जाएगा n माइनस 1/2 n माइनस 1/2 माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाई 2 और पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर तो ये बन जाएगा n प्लस 1 n माइनस 1 और ये बन जाएगा n माइनस 1 n माइनस 3। चेक करना जरा। और Yes, sir. बाई 2 तो बाई 4 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। n माइनस 1/4 कॉमन कर लो, अंदर क्या बचेगा 2n माइनस 4। चेक करो ना, n माइनस 1/4 कॉमन करो, n प्लस 1 2n minus 2. 2n माइनस 2, 2 और हटा दो तो क्या आंसर आएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 है ऑप्शन ए। ये समझ में आया कि नहीं देख लो। अरे हाँ है ना। ये तब था Yes, जब sir. n कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे थे, ऑड। अच्छा अगर यही नंबर इवन होते तो बोलो। अगर यही केस हम ले लेते n जो है वो इवन होता तो आउट ऑफ n अब सीन क्या होता। Sir, n/2. हाँ n/2 ऑड नंबर्स होते और n/2 ही इवन नंबर्स होते। नहीं समझे। अब अगर दो ऑड नंबर लेते तो n/2 c2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 कर लेते। यहाँ पे भी n/2 c2 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 कर लेते। अब जो टोटल वेज होते वो कितने हो जाते बोलो। n/2 c2 इंटू 2 फैक्टोरियल और ये कितने टाइम्स 2 टाइम्स। अब सीधा सॉल्व कर दो तो क्या आता है n/2
n/2 -1 by 2 और इंटू 2 इंटू 2, 2 से एक 2 कैंसिल हो जाता है, ये आ जाता n इंटू n-2 by 2। नहीं आया समझ में? अरे हाँ या ना? सर बाई 2 नहीं होगा, मल्टीप्लाई में 2 होगा। क्यों? 2 बार यहाँ भी 2 और 2 आएगा ना, ये वाला, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 बच जाएगा। हाँ ओके ओके सर, यस। नहीं आया समझ में? समझ में आ गया होगा, बोलो भाई। यस सर। तो आउट ऑफ n कंसेक्यूटिव नंबर्स में अगर नंबर इवन है तो आंसर होता है n इंटू n-1/2, और अगर n ऑड है तो आंसर होता है n-1 का होल स्क्वायर बाई 2। बस ये अंतर है। समझ गए होंगे सब लोग। तो नंबर ऑफ वेज इन विच 3 numbers are in AP can be formed यानी फाइनल आंसर ये समझ में आ गया ना, यानी फाइनल हमने क्या निकाला, the number of ways in which 3 numbers in AP can be formed from 1, 2, 3 dot n is क्या होगा? आंसर 2 होंगे ना इसके। पहला होगा n-1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये तब होगा जब n कैसा होगा, ऑड, या फिर n इंटू n-1/2 ये कैसा होगा जब n क्या होगा। अब आप ये रिजल्ट दिमाग में रख सकते। कितने लोगों को रिजल्ट समझ में आ रहा है भाई? अरे हाँ है ना? क्यों ये हुआ, ये बात क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट समझ में आया, बैकग्राउंड में कॉन्सेप्ट क्या चला, बोलो भाई। बैकग्राउंड में क्या कॉन्सेप्ट लगा, ये बात क्लियर हुई सबको? देख लो, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। क्लियर हो गया? बोलिए भाई। समझ में आ गया होगा, कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बोलो। समझ गए? यस सर। यस सर। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको डायरेक्ट करने की हालत में पहुंच गए कि नहीं, बोलो। अगर n कंसेक्यूटिव नंबर है और उसमें से 3 नंबर लेने हैं एपी में, अगर n ऑड है तो सीधा आंसर लगा दोगे n-1 का होल स्क्वायर बाई 2। अगर n इवन है, जैसे 1 से 25 तक नंबर ले लूं, 1 से 25 तक, और आपको 3 नंबर से एपी में लेने हो तो टोटल वेज कितने होंगे, 25 -1 का होल स्क्वायर बाई 2। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस अरे सर। हाँ है ना? और अगर मैं यही 1 से 100 तक चला जाऊं और आपको 3 नंबर एपी में लेने हो तो टोटल वेज कितने होंगे, 100 इंटू 15 to 98/2। 98। समझ गए कि नहीं भाई? यस सर। देख लीजिए, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। डन? नोट कर लिया भाई सबने? नोट हो गया? देख लो भाई, कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। चलिए, अब आता है एक, ये नोट कर लिया ना, आगे बढ़ूं मैं फिर? नोट हो गया? क्या लिख रहे हो अभी? यस सर, हो गया। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, देखिए आराम से। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें से कोई भी पार्ट पूछा जा सकता है आपसे, सारे लगभग पार्ट इसमें कवर कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपके पास किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके टोटल सबसेट्स कितने बनते हैं?
So 2 to the power n. 2 to the power n, बस ये ध्यान रखिएगा। If any set having n elements, तो उसके टोटल सबसेट्स कितने बनते हैं? 2 to the power n, बस ये ध्यान रखिएगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे कई सिचुएशंस में। अभी यूनियन और इंटरसेक्शन तो बाद में देखेंगे। अब क्या है, एक सेट है आपके पास जिसमें n एलिमेंट है, उसमें से आपको दो सबसेट बनाने a और b, ठीक है? तो अगर मैं पूछूं कि कितने तरीके से आप a बना सकते हो, 2 to the power n, कितने तरीके से आप b बना सकते हो, 2 to the power n, पहला आंसर तो एकदम सही है ना, अगर आपको ये पूछा जाता। बट कंडीशन दे रखी है, a may और may not be equal to b, चलो कोई बात नहीं। नंबर ऑफ वेज ऑफ कंस्ट्रक्ट a and b such that, पहला पार्ट क्या है कि a और b इक्वल सेट होने चाहिए। a और b कैसा होना चाहिए? इक्वल सेट। अरे हाँ है ना, मतलब जो a हो वही b हो। तो पहला आंसर तो आंख बंद करके लिख दोगे कि नहीं, बताओ क्यों? a जो बनाओगे वही b बन जाएगा। अरे हाँ है ना, तो बताओ नंबर ऑफ वेज टू कंस्ट्रक्ट a कितना होगा? 2 to the power n होगा। अरे हाँ है ना, और जो a होगा वही B होगा। b होगा। तो टोटल आंसर कितने हो गए पहले में? 2 to the power n. भाई a बना लो वही b हो गया। तो टोटल वेज आंसर में कितने आए? टोटल वेज फॉर a इक्वल टू b कितना हो गया? 2 to the power n into 1। The answer is 2 to the power n ways। क्या पहला पार्ट सबको समझ में आया? हाँ या ना जवाब देना, बोलो भाई, बोलो हाँ या ना। Yes sir. सेकंड में क्या है? सेकंड में क्या है, दोनों सेट इक्विवेलेंस होने चाहिए, इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंस होने चाहिए, मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। बट एलिमेंट आपस में डिफरेंट हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए। समझ गए कि नहीं? मतलब Na इक्वल टू Nb होना चाहिए इस बार। ये है सिचुएशन, सही है? तो मतलब अगर आपने A बनाया एक भी एलिमेंट नहीं लेके, तो B में भी एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपने A में एक एलिमेंट लिया तो B में भी एक एलिमेंट लेना। अगर आपने A में दो एलिमेंट लिया तो B में भी दो एलिमेंट ले लो। अगर आपने A में तीन एलिमेंट लिया तो B में भी तीन एलिमेंट ले लो। ऐसे करते करते अगर आपने A में n के n एलिमेंट लिए तो B में भी n के n एलिमेंट लो। यही तो टोटल वेज हुए। अरे हाँ या ना, ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही Yes sir. है? कोई कुछ कहना चाह रहा है? ये हो गया फॉर ए, ये हो गया फॉर बी। बोलो भाई। अब इसके टोटल वेज ये सम आपको पता है कि नहीं पता है? Sir 2NCN. 2NCN, वेरी गुड। C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर से लेके CN स्क्वायर, और ये सम होता है 2NCN। टोटल वेज कितने आ गए? 2NCN। क्या सेकंड वाला हमको समझ में आया भाई? अरे हाँ है ना। तो टोटल वेज फॉर Na इक्वल टू Nb, दैट इज 2NCN वेज। क्या दूसरा आंसर आपको समझ में आया भाई? कोई ऐसा जिसको डाउट आ रहा हो तो बोलो। अप्रोच क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताओ भाई। अरे हाँ या ना, या तो आप एक एक एलिमेंट ले सकते हैं, 0 या 2 या 3 या 4, उसी के हिसाब से आपने पूरा कंस्ट्रक्ट कर दिया। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। अरे हाँ या ना, देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। डन हुआ? चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट क्लियर है सबको? कोई ऐसा जिसको ना समझ में आ रहा हो तो अपनी बात बोल सकता है अभी भी, बोलो भाई। फर्स्ट और सेकंड में किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो अपनी बात बता दो अभी भी। डन है? आगे बढ़ू मैं?
बोलो भाई। Yes, sir. अब हम आते हैं थर्ड में। थर्ड में क्या है, Na में एलिमेंट Nb से ज्यादा होना चाहिए, ये कह रहा है। मतलब अगर आप Na में Nb में एक एलिमेंट लेंगे, मतलब इसमें एक भी एलिमेंट ना लो, तो इसमें 1 से लेके n तक कितने भी एलिमेंट आप ले सकते हो, यही तो कहना चाह रहे हो। अरे हाँ है ना, बोलो। अगर आप इसमें एक एलिमेंट लोगे तो इसमें 2 से लेके n तक कितने भी एलिमेंट ले सकते हो, यही तो कहना चाह रहे हो। बोलो भाई। चलो अब आओ, यानी कि Nb में हम पहले 0 एलिमेंट लें, तो Na में हम 1 2 से लेके n तक सारे एलिमेंट ले सकते हैं। अच्छा, अगर हम Nb में एक एलिमेंट लें तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 3 से लेके सारे एलिमेंट ले सकते हैं। अरे हाँ है ना। अगर हम Nb में 3 एलिमेंट ले लें, मेरी अप्रोच समझ रहे हो क्वेश्चन की कि नहीं भाई? Yes, sir. तो हम यहाँ पर क्या कर, सॉरी 2 एलिमेंट लो, यहाँ पर 3 से लेके n तक सारे एलिमेंट ले सकते हो कि नहीं? अरे हाँ ना। ऐसे करते sir. करते सोचो, अगर आप इसमें n-1 एलिमेंट लोगे तो इसमें सिर्फ n एलिमेंट ले सकते हो। अप्रोच क्लियर हुई? यानी जो पहला वाला सिलेक्शन है वो किसके लिए है? B के लिए. और जो दूसरा वाला सिलेक्शन लिख रहे हो, Sir, A के लिए. ये अप्रोच क्लियर हुई? अच्छा, क्या ये 2-2 का प्रोडक्ट लिखा हुआ है? बोलो बोलो भाई। एक बार NC0 का सबसे प्रोडक्ट 2-2 का, एक बार NC1 का, Yes, sir. एक बार NC2 का, बाकी सबका प्रोडक्ट। तो क्या ये 2-2 का प्रोडक्ट लिखा हुआ है कि नहीं, बताओ? अरे हाँ है ना। से लेके NCn-1 NCn, और आपने पढ़ा था ये 2-2 का प्रोडक्ट क्या होता है, NC0 प्लस NC1 से लेके NCn का स्क्वायर माइनस NC0 स्क्वायर NC1 स्क्वायर से लेके NCn स्क्वायर बाई 2। याद आया कि नहीं? अरे हाँ है ना, हमने इसमें ये रिजल्ट यूज किया है। अगर आपको AB प्लस BC प्लस CA निकालना हो तो आप क्या करते हैं, A प्लस B प्लस C का स्क्वायर लेते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस कर देते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। याद है? Yes, sir. प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म टेकन एट अ टाइम, तो उसमें सबका सम, सबके स्क्वायर का सम बाई 2। याद आ गया कि नहीं भाई सबको? बोलो। अब तो क्वेश्चन आराम से हो गया। ये सम आपको पता ही होता है 2 टू दी पावर n होता है, उसमें से ये सम 2NCn होता है, बाई 2 कर दोगे फाइनल आंसर आ जाएगा। कितने बात समझ में आ गई भाई? यानी कि टोटल वेज फॉर Na इज ग्रेटर देन Nb। कितना आंसर हुआ इसका? 2 की पावर 2n माइनस 2NCn बाई 2। देख लीजिए, इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। थर्ड पार्ट में किसी को कोई दिक्कत या कंफ्यूजन बचा हो तो अपनी बात बोलेगा अभी तुरंत। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। इसमें क्या था बेटा, Nb में अगर हमने एक भी एलिमेंट नहीं लिया तो Na में 1 से लेके n तक कितने भी एलिमेंट ले सकते हैं, दिखा? अगर हम यस सर। Nb में एक एलिमेंट लेंगे तो इसमें 2 से लेके n तक कितने भी एलिमेंट ले सकते हैं। अगर हम इसमें 2 एलिमेंट लेंगे तो इसमें 3 से लेके n तक कितने भी एलिमेंट ले सकते हैं। हाँ या ना? सर अगर एनबी में अगर हम लोग मतलब 1 एलिमेंट लेंगे तो क्या कहते हैं, ए में भी तो NC1 प्लस NC2 ले सकते होंगे। बेटा अगर इसमें एक एलिमेंट है तो इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट चाहिए ना, यस सर। तो कम से कम कितने एलिमेंट चाहिए अगर इसमें एक एलिमेंट है तो? 2।
तो इसीलिए तो 2 से स्टार्ट करेंगे ना। यस सर। अगर इसमें 2 एलिमेंट है तो इसमें कम से कम कितने एलिमेंट चाहिए, 3 ना। यस सर। अगर इसमें n-1 एलिमेंट है तो इसमें सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी आ सकती है, n एलिमेंट। यस सर। और बोलो किसी को डाउट हो तो। समझ में आया भाई? फॉर ए फॉर बी क्लियर हुआ, और प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट का बस केस लगा दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अरे हाँ या ना? यस सर। अभी क्लियर हो गया? देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। हो गया, आगे बढ़े? बोलो भाई। फर्स्ट 3 पार्ट क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। फर्स्ट 3 पार्ट में कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, फोर्थ वाला स्टार्ट करें। ए इज सबसेट ऑफ बी। स्टार्ट करें? नोट कर रहे हो अभी? नोट कर रहे हो ना अभी? नोट कर लीजिए, फिर जल्दी से हम फोर्थ वाला पार्ट स्टार्ट करें। फिर 5th 6th 7 8 तो डायरेक्ट हो जाएंगे, फोर्थ वाला बस बताएं। फिर 5th 6th 7 8 में डायरेक्ट सारे कॉन्सेप्ट एक ही लाइन में हो जाएंगे। हो गया, आगे बढ़े? बोलो भाई जल्दी से। यस सर। यस सर। अब हम आते हैं फोर्थ वाले पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमसे ये कह रहा था कि फॉर ए इज सबसेट ऑफ बी। ये तो कह रहा था ए जो है वो किसका सबसेट हो, बी का, और एन एलिमेंट है। अब सोचो, ए जो है, ए जो सेट है वो ऐसा बनना चाहिए जो बी का सबसेट हो। ठीक, मान लो हमने बी में एक भी एलिमेंट नहीं लिया तो इसका एक भी सबसेट नहीं बनेगा। अरे हाँ है ना? मान लो हमने बी में एक एलिमेंट लिया तो टोटल कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 1। अब 2 की पावर 1 जितने सेट बनेंगे वो सारे बी बना देंगे, नहीं समझे? मान लो हमने इसमें 2 एलिमेंट लिए तो टोटल सबसेट्स जो बनाएंगे ए वो कितने बना देंगे? 2 की पावर 2। नहीं समझ रहे हो मेरी बात? मान लो हमने इसमें 3 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए तो ए कितने तरीके से बना सकते हो? 2 की पावर 3 वेज। लॉजिक समझ पा रहे हो कि नहीं? मान लो हमने इसमें 4 एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए तो ए कितने तरीके से लिख सकते हो? 2 की पावर 4 वेज। सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। नहीं समझे? यानी कि टोटल वेज कितने होंगे? बी में एक भी एलिमेंट ना लो तो ए के टोटल सबसेट्स। बी में एक एलिमेंट ले लो तो ए को कितने तरीके से बना सकते हो? 2 टू दी पावर 1 वेज। बी में 2 एलिमेंट लो तो ए को कितने तरीके से बना सकते हो साइमल्टेनियसली? 2 टू दी पावर 2 वेज। यानी बी के एलिमेंट ले रहे हैं, उन एलिमेंट से ए बना दे रहे हैं, क्योंकि ए हमेशा बी का सबसेट रहना चाहिए ना। बोलो भाई। यस सर। बी में 3 एलिमेंट ले रहे हैं और ए बना दे रहे हैं। ऐसे करते करते अगर हम बी में एन के एन एलिमेंट लें और ए बना दें, यही तो होगा। दिखा? यानी NC0 NC1 NC2 NCN, इसमें क्या सेलेक्ट हो रहा है? बोलो। सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। फॉर बी। और ये क्या बना रहे हैं? ए। समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। तो अब बाइनोमियली अगर इसको देखोगे तो क्या लिखा है? R इक्वल टू 0 से लेके n NCR 2 की पावर r। क्या ये 1 + 2 की पावर n हो जाएगा? 2 की पावर n बेस। समझ में आ गया होगा? यानी टोटल वेज फॉर A is subset of B is
3 to the power n। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ या ना जवाब दो। यस सर। Yes. लॉजिक क्लियर हुआ एकदम? लॉजिक में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताओ। क्यों यही काम किया है, बात दिख रही होगी सबको, बोलो भाई। अरे हाँ है ना? समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। फोर्थ पार्ट एकदम क्लियर हुआ? यस सर। अब हम आते हैं बचे हुए 4 पार्ट में, दैट इज 5, 6, 7 और 8। चलो इन चारों पार्ट को देखना स्टार्ट कर। अच्छा, अब कॉमन सेंस क्या कहता है? मान लो आपने कहा कि आपका जो सेट एस है उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 से लेके एन तक, एन एलिमेंट है। आपको 2 सेट बनाने हैं फॉर 2 सेट ए एंड बी, ए एंड बी। तो ए और बी में अगर मान लो कोई भी एक एलिमेंट लो, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट लो, तो उसके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि या तो वो ए में है बी में नहीं है, अरे हाँ है ना, या तो वो बी में नहीं, ए में है नहीं है बी में है, अरे हाँ है ना, या फिर वो ए और बी दोनों में है, या फिर वो ए में भी नहीं है और बी में नहीं है। ये बात कितने लोगों को क्लिक की? अरे हाँ है ना, बोलो। यस Yes. 4 ways for any element on set A। अरे हाँ है ना, मतलब एनी एलिमेंट ऑन सेट एस। सेट एस का कोई भी एलिमेंट होगा उसके पास 4 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाँ या ना। या तो वो दोनों में ना हो, मतलब ए और बी में आए ना, अरे हाँ है ना, या फिर वो ए में आए बी में ना आए, बी में आए ए में आए, या दोनों में आ जाए। अरे हाँ या ना जवाब दो। यस सर। गुड। अब मेरी बात का जवाब देते जाना। 5th वाले पार्ट में आओ। आपको ए और बी 2 सेट ऐसे लेने हैं कि ए यूनियन बी पूरा सेट एस बन जाए। अब सोचो, यानी एस का जो भी एलिमेंट होगा वो ए यूनियन बी में आ जाना चाहिए। ए यूनियन बी एस के बराबर तभी होगा। अच्छा, ए यूनियन बी में अगर वो आ जाए तो इसका मतलब या तो वो ए में आए, या वो बी में आए, या वो ए और बी दोनों में आए। अरे हाँ या ना, Yes. बोलो भाई। अगर ए यूनियन बी एस मेंटेन करना है तो किसी भी एलिमेंट के पास पॉसिबिलिटी क्या क्या है? या तो वो ए में आए बी में ना आए, एक पॉसिबल, या वो ए में आए ए में ना आए बी में आ जाए, या वो दोनों में आ जाए। अगर वो दोनों में नहीं आया तो वो क्या वो ए यूनियन बी में आएगा? नहीं सर। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट के पास कितने वे हैं अरेंज होने के? बोलो। 3। 3 तो टोटल वेज कितने हो गए भाई? 3 की पावर n। वेरी गुड। 3 इंटू 3 इंटू 3 अप टू n। आंसर कितना आ गया? 3 टू दी पावर n। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई? यानी कि टोटल वेज फॉर ए यूनियन बी इज एस। कितने हो गए? 3 टू दी पावर n वेज। सोच लो, समझ लो, कोई डाउट हो तो बोलो। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 होना चाहिए, मतलब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन ही ना हो, हाँ या ना। दोनों सेट में एलिमेंट कॉमन ना हो, तो इसका मतलब आपने कोई भी एक एलिमेंट उठाया, वो ए में हो बी में ना हो, तो ए और बी के कॉमन में आएगा? नहीं। ए में नहीं है बी में है, तो क्या ए और बी के कॉमन में आएगा? नहीं। ना तो ए में है ना बी में है, तो क्या वो ए और बी के कॉमन में आएगा? नहीं। यानी ए इंटरसेक्शन बी 5 कब होगा? जब एलिमेंट इन 3 पॉसिबल वे से अरेंज हो। सोच के जवाब दो, हाँ या ना। यस सर। बोलो भाई।
अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो इसका मतलब टोटल वेज कितने हो गए? हर एलिमेंट के पास कितनी पॉसिबिलिटी आ गई अभी भी? 3 तो 3 इंटू 3 इंटू 3 डॉट 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 3 n टाइम्स, तो कितने वेज हो गए? 3 की 3 पावर की पावर यानी टोटल वेज फॉर a इंटरसेक्शन b इज 5 कितने हो गए? 3 टू द पावर n वेज। क्या है लॉजिक? सभी को समझ में आ रहा है? हाँ या ना जवाब देना। गुड। अब आते हैं अगले यस में। सर A यूनियन B में 10 एलिमेंट होने चाहिए। अगला केस क्या कह रहा है? फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन B इज 10। मतलब 10 एलिमेंट आप ऐसे लो जो A यूनियन B में हो। अरे हाँ या ना? और बाकी बचे हुए जो एलिमेंट हैं वो A यूनियन B में ना हो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यानी जो 10 एलिमेंट है उनके पास पॉसिबिलिटी क्या है? एक, या तो ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, तभी तो वो A यूनियन B में आएंगे। अरे हाँ या ना? बोलो भाई। 10 एलिमेंट के पास जब ये 3 पॉसिबिलिटी होंगी तभी तो ऐसा होगा। Yes, sir. यस और बाकी बचे हुए n-10 एलिमेंट के पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होगी। यानी टोटल वेज कितने हो गए? n में से कितने एलिमेंट आपको लेने? 10। उनको कौन सी पॉसिबिलिटी देनी है? ये वाली। और बाकी बचे हुए को ये वाली। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई भाई? अरे हाँ या ना? यस सर यस सर यानी कि अगर मैं आपसे बोलता टोटल वेज फॉर एन ए यूनियन बी इज के, तो आंसर क्या होता? एन सी के 3 की पावर के और 1 की पावर n-k। जहां पर जो k होता वो किसके बीच में होता? 0 से लेके n के बीच में। मेरी बात समझ गए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ भाई? गुड। अब आओ, एन ए इंटरसेक्शन बी 5 होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? फॉर एन ए इंटरसेक्शन बी 5, यानी अब 5 एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जो ए इंटरसेक्शन बी में आए। बोलो। 5 एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जिनके जो ए और बी दोनों में हो, मतलब उनके पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होगी कि वो ए और बी दोनों में होंगे। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? तभी तो वो ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। बोलो भाई। Yes, sir. यानी बचे हुए Yes, n-5 एलिमेंट के पास कितनी पॉसिबिलिटी होंगी? 3 चलिए, तो इसका मतलब अब आंसर क्या हुआ इसका? n में से कोई भी 5 एलिमेंट लो, उनको यही पॉसिबिलिटी दे दो, और बाकी बचे हुए को कितनी पॉसिबिलिटी दे दो? नहीं समझ में आया भाई? एन ए इंटरसेक्शन बी इज के, तो टोटल वेज कितने होंगे? एन सी के 1 की पावर के और सॉरी 3 की पावर n-k। अरे हाँ या ना? देख लो भाई, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अरे हाँ या ना? yes Yes, sir sir. हो गया? क्या है, सारे केस क्लियर हुए? yes Yes, sir sir. कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। no sir No, sir. पक्का? yes sir मतलब ए यूनियन बी अगर एस हुआ तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या क्या हुई? अगर मैं यहाँ पॉसिबिलिटी भी लिख दूं
तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या आएंगी ए और बी की, इसमें भी होना चाहिए, इसमें हो, इसमें ना हो, इसमें ना हो, इसमें ना हो, टोटल 3 पॉसिबिलिटी दिखा कि नहीं? अच्छा Yes, अगर ये sir. 5 हो तो ए और बी की पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या होंगी? सेम। भाई वो दोनों में बस ना हो, अरे हाँ है ना, या तो Yes, sir. दोनों में ना हो, बोलो भाई, या एक में हो, ना हो, ये 3 पॉसिबिलिटी होंगी। क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. अगर ए यूनियन बी में है, मतलब एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि फॉर ए यूनियन बी के लिए क्या है, और फॉर ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या है? ए यूनियन बी के लिए क्या है? ए में है, बी में नहीं है, बी में नहीं है, ए में है, या दोनों में है। और ए इंटरसेक्शन बी के लिए पॉसिबिलिटी क्या है? सिर्फ दोनों में है। इसके लिए कितने वेज है? 3। इसके लिए कितने वेज है? 1। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस Yes, सर। sir. अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप करने की हालत में पहुंच गए, बोलो भाई। यस सर। चलिए, अब सिर्फ एक चीज बची है, डी अरेंजमेंट, वो कल की क्लास में कराएंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में डी अरेंजमेंट से बनने वाले क्वेश्चंस और फंक्शनल एनालिसिस के क्वेश्चंस इतना कराएंगे और प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पीएनसी में अब इससे ज्यादा आपको नहीं